नमस्कार दोस्त, मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ राहु केतु का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को, उसके विषय में आपसे बात करने आया हूं कि उस परिवर्तन से 12 राशियों का पर इसका क्या प्रभाव होगा और भारत पे इसका क्या प्रभाव होगा। और अगर कोई इसका कोई दुष्प्रभाव किसी को नज़र आए या उसको महसूस हो कि ये मेरे लिए अच्छा परिवर्तन नहीं, या उसके बाद उसे कोई टेंशन वगैरह नज़र आए, तो उसके लिए कुछ हल्के फुल्के उपाय भी आपको बताऊंगा। जो हमारा आकाश चक्र है, जिसे हम जॉडिक कहते हैं, ये 12 भागों में विभाजित है, जो जिन्हें हम 12 राशियां कहते हैं। मेष से लेके मीन तक 12 भागों में विभाजित है। तो उसमें हमारे जो 9 ग्रह हैं, ये परिभ्रमण करते हैं। उसमें हर एक ग्रह की अपनी गति है। वो एक साइन में, जैसे सूर्य 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन रहता है, शनि 2.5 साल रहता है, बृहस्पति 1 साल रहता है, और राहु केतु 1.5 साल रहते हैं। तो बाकी जो ग्रह हैं गोचर तो उनका भी हमें प्रभावित करता है, मगर वो छोटी अवधि के होते हैं। जैसे बुध लगभग 1 महीना 22 दिन, 24 दिन, 25 दिन, शुक्र 1 महीना, मंगल 40-45 दिन। तो इनकी अवधि छोटी है। तो इनकी जो बड़ी अवधि के ग्रह हैं, जैसे गुरु 1 साल रहता है एक राशि में, शनि 2.5 साल रहता है, और बृहस्पति ये राहु 1.5 साल रहता है। तो ये जो 3 मुख्य ग्रह हैं, राहु केतु, 4 ग्रह हैं, राहु केतु बृहस्पति और शनि, इनका जो गोचर है ये विशेष इसी पे ध्यान दिया जाता है, और ये प्रभावित भी करता है, क्योंकि इनकी एक राशि में टिकने की अवधि बड़ी लंबी होती है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि जब ये गोचर राहु अपनी राशि चेंज करता है, या कोई भी ग्रह अपनी राशि चेंज करता है, तो वो कहाँ से देखना चाहिए, लगन से या चंद्र से? तो इसमें कई तरह के मत हैं, मगर मैं ये समझता हूँ जैसे कि चंद्र से इसका देखना ज़्यादा बढ़िया रहता है, या ज़्यादा सटीक रहता है। जैसे शनि की 7.5 है, वो भी हम चंद्र से गिनते हैं, ना कि लगन से गिनते हैं। तो इसी प्रकार हर एक ग्रह का गोचर, क्योंकि चंद्र हमारा मन है, मन ही प्रभावित होता है, और मन से ही सारे जो बॉडी के भी क्रियाकलाप हैं वो मन से ही संचालित होते हैं। तो मेरा ख्याल है मन से, ये चंद्र राशि से देखना ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आप अगर अपने लगन से भी देखें, कई बार लगन इतना मजबूत होता है कि लगन से भी प्रभाव दे जाता है। तो मेरा ये विचार है कि आप अपने राशि और लगन दोनों से विचार कर सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि राशि से देखना ज़्यादा सटीक रहता है। तो राहु अभी 23 सितंबर को अपनी उच्च राशि, महर्षि पराशर ने वृष राशि को उच्च माना है। मतांतर से बुध की राशियां मिथुन और कन्या में भी राहु को उच्च मानते हैं, और बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में केतु को उच्च मानते हैं। मगर महर्षि पराशर ने अपने ज्योतिष में राहु को वृष राशि में और वृश्चिक में केतु को उच्च माना है। तो इसलिए ये अपनी उच्च राशियों में राशि परिवर्तन कर रहे हैं 23 सितंबर को। तो इन राशियों में आने के बाद इनका क्या प्रभाव रहेगा, कैसा प्रभाव रहेगा, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। मेष राशि वालों के राहु 2nd हाउस में, यानी कि दूसरे भाव में परिभ्रमण करेंगे, और केतु अष्टम भाव में रहेंगे। दूसरा भाव धन भाव का होता है, परिवार का होता है, ससुराल भाव का होता है, और जहाँ धन संचय करते हैं हम, धन की जो लक्ष्मी है, जो फिक्स डिपॉजिट है, उसको भी 2nd हाउस से ही देखते हैं। तो राहु उच्च राशि में आएगा तो धन संबंधी तो आपकी कुछ समस्याओं को मेरा ख्याल है दूर भी करेगा, और धन में वृद्धि भी करेगा। मगर परिवार के घर में राहु की जो इनकी बेसिक नेचर है राहु की, वो टेंशन और डिप्रेशन, या कुछ अपनी वाणी में कठोर, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है, वाणी की कठोरता के कारण कुछ परिवार में टेंशन का वातावरण, या किसी को आपकी वाणी से अवसाद हो सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और उसी वक्त केतु आपके अष्टम भाव में परिभ्रमण कर रहा होगा। तो अष्टम भाव का जो गोचर है केतु का अष्टम भाव जो है वो गुप्त स्थान कहते हैं अष्टम भाव को। वैसे तो मृत्यु स्थान है, गुप्त स्थान भी कहते हैं, जो गुप्त साधनाएं करते हैं। ज्योतिषियों के लिए, विशेषकर ये मेष राशि वालों के लिए, ये 1.5 साल आने वाला बहुत अच्छा होगा। और उसमें वो अपनी काफ़ी जो रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ फार्मूले डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें उनको सफलता मिलेगी। 8वां केतु इंसान को इंट्यूटिव भी बना देता है, तो उनकी इंट्यूशन भी काम करेगी। उस पर अगर वो साधना करेंगे तो वो अपनी इंट्यूटिव पावर को और बढ़ा सकते हैं। अब लेते हैं वृष राशि। वृष राशि के लगन में राहु आ रहा है, और सप्तम भाव में केतु आएगा। दोनों स्थान में लगन में उच्च, क्योंकि ये शुक्र की राशि में, वृष राशि में आ रहा है,
तो जो शुक्र की राशियां होती हैं ये भोग विलास को प्रदर्शित करती हैं, और राहु जो है माया को भोग विलास पसंद है। तो लगन में राहु आया हुआ आपकी पर्सनैलिटी को सुधारेगा, आपके काम का विस्तार करेगा, आपका आपकी जो मिलने जुलने के, जो आपसे मिलते हैं लोग, संपर्क में आते हैं, वो आपसे प्रभावित होंगे। और 7वें भाव में केतु उच्च का है तो कोई नई पार्टनरशिप आपसे हो सकती है। पत्नी के साथ अगर संबंध खराब चल रहे हैं तो वो संबंध सुधर सकते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ी सी उसमें, केतु जो है डिटैचमेंट भी पैदा करता है, तो अगर अपने परिवार में अपनी पत्नी से आप या पार्टनर से अगर ये केतु गलत तरफ अपना चला गया, यानी कि मंदा असर दिया, तो डिटैचमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अपना सौहार्द बनाए रखें परिवार में भी और अपने पार्टनर्स के साथ भी। अब लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में राहु 12 और केतु 6 में आ रहा है। 12वें घर में राहु का भ्रमण होगा। 12वां घर आपका नींद का स्थान है, समाधि का स्थान है। 12वां घर विदेश का है, 12वां घर खर्चे का है। तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विदेश यात्रा का योग हो सकता है आपका। तो अगर इस राहु यहाँ पे थोड़ा सा गलत काम, यानी कि अगर उल्टा असर दे थोड़ा सा, तो रात को नींद में परेशानी भी आपको हो सकती है, या जिनको नींद कम आती है तो उनको और कम आने की परेशानी हो सकती है। अगर राहु 12वें में मिथुन राशि वालों को अगर देखें कि रात को नींद नहीं आती, तो एक सौंफ की पुड़िया अपने सराने में डाल के सोएं या सराने के नीचे रखेंगे, तो राहु का ये दुष्प्रभाव खत्म होगा। और जो केतु 6 में आएगा, ये आपको नई नौकरी दिलवा सकता है, क्योंकि 6 में पाप ग्रह बड़ा बली हो जाता है। अगर कोई कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो कंपटीशन में निश्चित ही आपकी जीत होगी। ट्रांसफ़र भी हो सकती है, मगर 6 भाव का केतु अच्छा होता है, ट्रांसफ़र आपके मन मुताबिक होगी अगर नौकरी में ट्रांसफ़र हुई। अब हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि राहु 11वें भाव में भ्रमण करेगा और केतु 5वें में। राहु जब 11वें भाव में आता है तो जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ देता है। कहते हैं शनि भी इतना 11वें भाव में नहीं देता जितना राहु देता है। तो आप अपने सोर्स हैं, जो अपनी इनकम को ध्यान में रखिए, इनकम कैसे बढ़ सकती है। आपका छोटा सा प्रयास भी आपकी इनकम को काफ़ी बढ़ाएगा। इच्छाओं की पूर्ति का घर है, इच्छाएं पूर्ण होगी, कुछ रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। और 5वें भाव का केतु आपको पढ़ाई में विदेश यात्रा भी करा सकता है पढ़ने के लिए, क्योंकि राहु विदेश का भी 5वें घर से पढ़ाई के लिए भी आदमी विदेश जा सकता है। तो या अपने हायर स्टडी के लिए कोई रिसर्च वर्क में है या कोई पीएचडी वगैरह कर लें, उनके लिए ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि में 10वें स्थान में राहु और 4थे स्थान में केतु रहेगा। 10वें स्थान का जो राहु है वो आपके कार्य का विस्तार करेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका उत्थान निश्चित है। आप अपने संपर्क आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पब्लिक आपसे आपके पीछे अनुसरण करेगी आपका। और अगर आप किसी ऑफिस में हैं, हो सकता है कि आप हाई पोजीशन पे पहुंच जाएं। जिस सॉरी। और केतु 4 में, केतु 4 घर में केतु थोड़ा सा माता के लिए कष्टकारी हो सकता है, उनको दर्दों की शिकायत हो सकती है। तो जो सिंह राशि वाले हैं इनको भी खुद घुटनों की प्रॉब्लम या स्टेमिना की कमी कभी कभी महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा वो देखें कि केतु 4 में उनको कुछ सेहत संबंधी समस्या दे रहा है, तो अगर वो चने की दाल थोड़ी थोड़ी कभी कभी मंदिर में दें, या विशेषकर जो बच्चे जिनका केतु 4 में आ रहा है, परीक्षा से पहले चने की दाल रख के मंदिर में रख के जाएं, तो अवश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि में राहु 9वें भाव में भ्रमण करेंगे और केतु करेंगे 3रे भाव में। 9वां भाव विदेश यात्राओं को वहाँ से भी देखी जाती है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थ स्थान की यात्राएं भी कर सकता है। मगर अगर राहु बुरा असर दे तो धर्म से विमुख भी हो सकता है, यानी कि धार्मिक यात्राएं जाना पसंद नहीं भी कर सकता। तो अगर इसमें आपको 9वां घर का राहु भाग्य में वृद्धि भी करता है, क्योंकि उच्च का राहु होगा। अगर कहीं रुकावट आए तो किसी देवी के मंदिर में जाके आप सिर नवाएं या देवी की प्रार्थना करें या दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ें, तो 9वें भाव का अगर कोई दुष्प्रभाव राहु का आ रहा है वो आपका टल जाएगा। 3रे भाव का केतु तो वैसे अच्छा होता है, मगर केतु 3रे भाव में आके कई बार ट्रांसफ़र ऐसी जगह करवा देता है नौकरी पेशा आदमी की जहाँ वो जाना नहीं चाहता।
तो इसलिए वो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखें जो उनके साथ ये ऐसा हो सकता है। और केतु तीसरे में आए तो कान संबंधी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, कि कानों के रोग भी दे सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या आए तो भी आप गुरु के उपाय से, यानी कि केसर का तिलक वगैरह लगा के केतु को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तुला राशि पे। तुला राशि वालों के लिए ये जो राहु केतु का भ्रमण है, ये जो परिवर्तन है, गोचर है, ये इतना बढ़िया रहने वाला नहीं, क्योंकि राहु इनका अष्टम भाव में आ रहा है और केतु दूसरे भाव में आता है। केतु का मंगल जैसा स्वभाव है कि केतु दूसरे भाव में जिनके भी होता है उनको ज़्यादा बोलने की आदत हो जाती है, और बोलते भी कर्कश हैं, यानी कि ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरे को हर्ट करे या दूसरे को दुख देने वाली। उनको एक वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। और अष्टम राहु उनको जगह जगह पे अड़चने भी दे सकता है, हालांकि उच्च का होगा, अड़चन देगा मगर उसका निदान भी करेगा, मगर फिर भी अड़चनें दे सकता है, उससे आप घबराइए नहीं। अगर अष्टम राहु में आपको अड़चनें ज़्यादा आती हों तो आप किसी भी 1-2 नारियल लेके मंदिर में रखते रहें, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में 1-2 बार। तो वो जो अड़चनें आपकी, नारियल आपने पूरा लेना है, जटा वाला, जिसमें पानी भी होता है, तो वो अपना नारियल आप मंदिर में रखेंगे तो उससे आपको अष्टम राहु का जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। अब आते हैं हम वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु आ रहा है। सप्तम भाव में उच्च का राहु, ये आपको सप्तम भाव में उच्च का राहु आपको नए कार्य क्षेत्र में आपके जो कार्य का विस्तार होगा, नए आपकी पार्टनरशिप भी बन सकती है, पत्नी से संबंध सुधरेंगे, पत्नी से सौहार्द रहेगा, पत्नी के साथ भ्रमण करेंगे, कहीं सप्तम भाव से विदेश यात्रा का भी योग हो जाता है। कई बार ये विदेश यात्राएं भी दे देता है। राहु तो वैसे भी विदेश का ग्रह है, तो विदेश यात्रा भी परिवार के साथ कर सकते हैं। मगर जो केतु है लगन में आएगा, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, आप निर्णय लेने में कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर कन्फ्यूज़ हों तो किसी प्रोफेशनल से या उस विषय का जो अच्छा जानकार हो उससे सलाह लेके ही आप काम करें, तो आपको जो लगन का केतु है ये आपको पूरी सहायता करेगा, क्योंकि वैसे वो उच्च का है। अब आते हैं हम धनु राशि पे। धनु राशि के राहु का भ्रमण बहुत अच्छा आ रहा है, ये छठे भाव में होगा। छठा भाव रोग, शत्रु, नौकरी, इनका होता, कंपटीशन का होता है। तो कंपटीशन में जीत आपको अवश्य जीत जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, नौकरी भी अच्छी लगेगी। और अगर कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है तो उसमें शत्रु परास्त होंगे, मुकदमे में जीत होगी। और इसमें जो 12वें भाव में आपके केतु आएगा वो सबसे बढ़िया है। 12वें भाव का केतु, उच्च का केतु, आपको अध्यात्म की ओर अग्रसर करेगा। आपकी प्रवृत्ति पहले से ज़्यादा धार्मिक हो जाएगी, अध्यात्म की खोज में लग सकते हैं। अगर जो पहले आप आध्यात्मिक हैं तो इसकी कोई आध्यात्मिक खोज में आप लग सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और 12वें केतु को में जब किसी के आता है जो नौकरी पेशा हैं, उनकी तरक्की लाजमी है, डेफिनेटली उनकी प्रमोशन होगी, जो धनु राशि वाले हैं। अब आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि में पंचम भाव में राहु उच्च का और 11वें भाव में केतु। पंचम राहु आपको अगर IIT की या मीडिया की या मास मीडिया, ऐसी कोई आप मान लो विद्याएं आप ग्रहण कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक की कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो पंचम राहु आपको आपकी विद्या में, अगर IIT के या किसी भी इलेक्ट्रिकल मतलब फील्ड में आप एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। 11वां केतु आपको आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने में पूरा समर्थ होगा। मगर 11वां केतु कई बार भाइयों से या दोस्तों से कुछ भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, तो इसलिए अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, मगर वाणी पे ज़रूर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये मंगल की तरह काम करता है। तो जब ये अग्रेसिव हो जाता है तो वाणी पे नियंत्रण खो जाता है, इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। मगर बाकी ये केतु है आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपके गोचर में आ रहा है। अब लेते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि में राहु चौथे स्थान पर आपके आएगा और केतु 10वें स्थान पे। चौथे घर का राहु उच्च का आपको नए मकान में ले जाना चाहेगा, आप फ्लैट बदलना चाहेंगे, मगर उसके लिए आपको नवंबर तक रुकना चाहिए, क्योंकि नवंबर में जब गुरु मकर राशि में आके राहु पे दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि, उसके बाद आपको मकान वगैरह लेना चाहिए या नई स्थान परिवर्तन करने का मेरा ख्याल है, तब से आपको इस विषय में सोचना चाहिए। और जो 10वें स्थान का केतु है,
ये आपको मतलब अपने काम में काफ़ी तरक्की देगा। नए नए संपर्क बनेंगे आपके, और उसी दफ्तर में आपकी प्रमोशन हो सकती है या दफ्तर चेंज हो सकता है, यानी कि बिल्डिंग वही रह सकती है, आपका ऑफिस एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता है। अब आते हैं हम मीन राशि पे। मीन राशि में राहु तीसरे स्थान पर और केतु 9वें स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान का राहु, जैसे कर्क राशि वालों के लिए ये भ्रमण बहुत अच्छा था, 11वें राहु था, ऐसे ही ये मीन राशि वालों के लिए तीसरा राहु और 9वां केतु, ये भ्रमण बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, रुके हुए काम बनेंगे, नए संपर्क बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे जिनसे फ़ायदा होगा, व्यापार में भी विस्तार हो सकता है, भाग दौड़ वो सारी उनकी सफल हो जाएगी। और 9वां केतु आपको आपके अगर व्यवसाय में हैं या नौकरी में हैं या सर्विस करते हैं तो उसमें डेफिनेटली प्रमोशन के चांसेस हैं आपको। अगर इसमें आपको देखें कि कोई काम में किसी तरह की राहु कोई अड़चन डाल रहा है या संपर्क जो नए बन रहे हैं उनसे आपको कुछ वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप गले में एक लाल धागा पहन के रखिए, उससे आपका प्रभाव सामने वाले पे बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ये तो मामूली उपायों के साथ ये राशि परिवर्तन राहु और केतु का आपके लिए कैसा रहेगा। मगर अब मैं मुख्य बात पे आता हूँ कि राहु का जो ये भ्रमण है अपने देश के लिए कैसा रहेगा, भारत के लिए। भारत की कुंडली वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में ही राहु बैठा है। जब ये अपने आज़ाद भारत की कुंडली बनी तो वृष लग्न की कुंडली है, तो उसमें लग्न में ही राहु है। तो आप देखिए जब ये भारत आज़ाद हुआ है तो उसके बाद कितनी मारकाट हुई थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था। तो उसके बाद ये 65 में जब फिर इसी राशि में आया, 65-66 में, तब फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 66 में शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत हुई। उसके बाद 84 में ये फिर इसी राशि में वृष में आया था, तो इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के वगैरह। उसके बाद भी कुछ दंगे हुए और बहुत निर्दोष लोग मारे गए। उसके बाद फिर 2002 में आया, 2002 में फिर दंगों की स्थिति गुजरात में पैदा हो गई थी। तो उसके बाद अब आया 2020 में। इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं कि सीमाओं पे टेंशन चल रही है, चीन और पाकिस्तान हमें निरंतर परेशान कर रहा है। तो ये अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए बहुत जागरूक रहने का वाला टाइम होगा जब तक राहु वृष में रहेगा, क्योंकि वो भारत पे अटैक करने की स्थिति में कुछ छोटा मोटा अटैक तो ज़रूर होगा, या जिसे आप कहते हैं गुत्थम गुत्था, ऐसे कई मामले पाकिस्तान के साथ भी सीमा उल्लंघन के आएंगे बीच में, और चीन भी सीमा उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, जिससे लड़ाई के या युद्ध के हालात पैदा भी हो सकते हैं, छोटा मोटा युद्ध भी हो सकता है। तो ये सुरक्षा एजेंसियों को विशेषकर सीमाओं पे जो चौकसी है वो बढ़ानी चाहिए, और उनको गुप्तचर एजेंसियां उनको ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ेगा, और जो अपने मुख्य नेता प्रधान नायक हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी उनको काफ़ी जागरूक रहना पड़ेगा। भगवान आप सबका भला करे, ये गोचर आप सबके लिए बढ़िया हो, इसी आशा के साथ, इसी सद्भावना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।